कौन कौन से गेमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन एंड पार्चुरेशन, ये सारे स्टेप्स को हम वन बाय वन अभी कवर करने वाले हैं। सबसे पहले रिप्रोडक्शन आखिर है क्या? रिप्रोडक्शन का मतलब है कि एक ऐसी प्रोसेस जिससे स्पीशीज की कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है और अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करना। फिर यहाँ पे एक टर्म है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। इसका मतलब कि कुछ ऐसे फीचर जिनसे हम मेल एंड फीमेल को डिस्टिंग्विश कर सके, डिफरेंशिएट कर सके। और सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि CUET का लेवल आपका ऑलमोस्ट बोर्ड्स वाला ही लेवल रहता है। नीट में अगर हम जाएं तो थोड़ा सा हमें डाइव इन और करना पड़ता है। हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर चेल्सी, योर बायोलॉजी एजुकेटर एंड डेंटल सर्जन। तो CUET की आपकी जूलॉजी की फर्स्ट क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं आपका रिप्रोडक्शन का, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ दोनों चैप्टर। और सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि CUET का लेवल आपका ऑलमोस्ट बोर्ड्स वाला ही लेवल रहता है। नीट में अगर हम जाएं तो थोड़ा सा हमें डाइव इन और करना पड़ता है। तो ठीक है, आज हम डिटेल में दोनों चैप्टर्स कवर करने वाले हैं। बिना किसी तरीके शुरू करते हैं फटाफट से चैप्टर को। सबसे पहले रिप्रोडक्शन आखिर है क्या? रिप्रोडक्शन का मतलब है कि एक ऐसी प्रोसेस जिससे स्पीशीज की कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है और अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करना। फिर यहाँ पे एक टर्म है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। इसका मतलब कि कुछ ऐसे फीचर जिनसे हम मेल एंड फीमेल को डिस्टिंग्विश कर सके, डिफरेंशिएट कर सके। ठीक है, विविपैरिटी का मतलब है वो इंडिविजुअल जो अपने यंग वंस को डायरेक्टली बर्थ देते हैं। वहीं ओविपैरस होते हैं जो एग लेइंग होते हैं। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, गैमीट्स बनते हैं, दो तरह के गैमीट्स का फ्यूजन होता है और एक नया ऑफस्प्रिंग बनता है फ्यूजन ऑफ गैमीट्स से। ठीक है, अब ह्यूमन में रिप्रोडक्शन जो है इसमें क्या क्या पढ़ना है? मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन बीइंग जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, विविपैरस है, अपने यंग वंस को डायरेक्टली बर्थ देते हैं। ह्यूमन में और क्या होता है? रिप्रोडक्टिव फेज जो है प्यूबर्टी के बाद जो एडोलसेंस एज है उसके बाद रिप्रोडक्टिव एज, रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है। इसमें ये सारी प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं जो कि हम चैप्टर में आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से? गेमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन एंड पार्चुरेशन, ये सारे स्टेप्स को हम वन बाय वन अभी कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आपके सेक्स ऑर्गन्स है दो तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी। नाम ही इनको एक्सप्लेन कर रहा है। प्राइमरी मतलब इसका फंक्शन जो है प्राइमरी होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्राइमरी फंक्शन क्या होगा? गैमीट का फॉर्मेशन और आपका जो हार्मोन्स है उनका प्रोडक्शन। जैसे कि टेस्टिस है मेल्स में, टेस्टिस क्या करता है? टेस्टिस एक तो स्पर्म्स जो कि मेल का गैमीट है उसका फॉर्मेशन करता है, एंड एंड्रोजन जो कि टेस्टोस्टेरोन होता है मेल्स में, इसका फॉर्मेशन करता है। देन ओवरीज है फीमेल में। ओवरी क्या करती है आपकी? ओवरी जो है फीमेल्स में एक तो ओवा जो फीमेल गैमीट है उसका फॉर्मेशन करती है एंड प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन सिक्रीट करती है। वही सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, ये गैमीट नहीं बना रहे, ये क्या कर रहे हैं? असिस्ट कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं इन अनदर वेज, जैसे कि गैमीट का ट्रांसफर, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, मतलब कि पूरे रिप्रोडक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं अलग अलग तरीकों से। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कहाँ पे होता है प्रेजेंट? पेल्विक रीजन में। इसमें क्या क्या चीजें हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? पेयर ऑफ टेस्टिस है, एक्सेसरी ग्लैंड्स है, डक्ट्स है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। इन सबको आपको यहाँ पे कवर करना है। ठीक है, ऐसा कुछ डायग्राम दिया है, अब डिटेल में इनको पढ़ते हैं। देखो, जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आता है आपका स्क्रोटम एंड पीनस। ठीक है, कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर हो गई पीनस, एंड स्क्रोटम जो है ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एसेंशियल है। देखो, मेल के केस में जो आपके टेस्टिस है वो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट होते हैं इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। ऐसा क्यों? क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए हमारे बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए होता है और वो टेम्परेचर स्क्रोटम प्रोवाइड करता है ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके। इसलिए जो आपके टेस्टिस है वो बाहर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर यानी कि स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। देन टेस्टिस आ गए, एक्सेसरी डक्ट्स में आपकी आ गई रेटिटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। ये सारी स्ट्रक्चर स्पर्म को ट्रांसफर करने का काम करती है। एक्सेसरी ग्लैंड्स में आपके सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल, जिसे आपके काउपर्स ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक है, ये ग्लैंड्स आती है, इनके फंक्शन को हम आगे चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब जो टेस्टिस है इसके डायमेंशन क्या है? शेप होती है ओवल शेप, 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड 2 to 3 सेंटीमीटर ये होता है वाइड। ओके, टेस्टिस के चारों तरफ एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है जिसे कहते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ठीक है,
ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। देन क्या है आगे हम पढ़े, टेस्टिस में, हर टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। टेस्टिस इंटरनली कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होता है और हर टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। इसे कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब टेस्टिस के एक इंटरनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये क्रॉस सेक्शन हो गया टेस्टिस का। यहाँ पे देखो बाहर डेंस कवरिंग हो गई, ये टेस्टिस हो गया। और ये जो इसके अंदर के कंपार्टमेंट है, दीज आर योर टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है। देन इसके अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, यही आपका जो स्पर्मेटोजेनेसिस का सिस्टम पूरा प्रोसेस है ये कैरी आउट होता है। स्पर्म्स यहीं बनती है ना। कॉइल्ड ट्यूब्स प्रेजेंट होती है 1 2 3, है ना। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यहाँ ये जो सीव लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, एक नेटवर्क दिख रहा है, ये होता है आपका रेट्रोटेस्टिस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो आपकी है रेट्रोटेस्टिस में ओपन होती है। देन रेट्रोटेस्टिस आगे जो यहाँ पे हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिख रही है रेट्रोटेस्टिस के बाहर, ये क्या है, सॉरी हाईली कॉइल नहीं, ये जो रेट्रोटेस्टिस है ये आपका ओपन होता है वासा एफरेंशिया में। ठीक है, वासा एफरेंशिया में। देन आपकी वासा एफरेंशिया एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर में ओपन होती है, दैट इज एपिडिडाइमिस। ठीक है, एपिडिडाइमिस। और एपिडिडाइमिस के बाद ये जो स्ट्रक्चर कंटिन्यू हो रही है, एपिडिडाइमिस आपका ओपन होता है वास डिफरेंस में, और ये वास डिफरेंस ही आगे स्पर्म को कैरी करता है यूरेथ्रा तक। ठीक है, क्लियर है। अब स्पर्म का अगर हम पाथवे जाने तो क्या होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। वहां से स्पर्म कहाँ आई, वहां से आई रेट्रोटेस्टिस में, जो कि अभी हमने डायग्राम में देखा। रेट्रोटेस्टिस में आई, रेट्रोटेस्टिस ओपन होती है आपकी वासा एफरेंशिया में। ठीक है, वासा एफरेंशिया आगे कहाँ ओपन होती है, ये आपकी ओपन होती है आगे एपिडिडाइमिस में। एंड एपिडिडाइमिस ओपन्स इनटू वास डिफरेंस। ठीक है, क्लियर है, ये हो गया पाथवे। अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, यहाँ पे दो तरह की सेल्स प्रेजेंट होती है। फर्स्ट होती है आपकी मेल जर्म सेल, जो स्पर्मेटोगोनियाज है, जो आगे जाके आपके स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। कौन सी होती है ये, स्पर्मेटोगोनिया, जो मेल जर्म सेल्स है। और एक और तरह की सेल यहाँ प्रेजेंट होती है, सर्टोली सेल, जो क्या करती है, ये जर्म सेल्स को नरिशमेंट देने का काम करती है, इनको नरिश करती है, इनकी ग्रोथ में, डेवलपमेंट में इनको सपोर्ट करती है। ठीक है, अब ये अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें, अगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का पूरे स्पेस का टेस्टिस के अंदर के, तो वहां पे ये हो गई आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। यहाँ पे बाहर जो स्पेस हो गया वो हो गया इंटरस्टिशियल स्पेस। यहाँ पे कुछ इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस में जिसे लेडिक सेल्स कहते हैं। ये लेडिक सेल क्या करती है, लेडिक सेल एंड्रोजन प्रोड्यूस करती है। यहाँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो स्पेस है उसमें आपके क्या होता है, ये इंटरस्टिशियल सेल्स, लेडिक सेल्स प्रेजेंट है, और कुछ मैट्रिक्स है, ब्लड वेजल्स, ये सब चीजें प्रेजेंट होती है इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर। ये स्ट्रक्चर हमने समझ ली, पाथवे समझ लिया। अब एक्सेसरी डक्ट्स पे आते हैं। ये डक्ट्स हमने सारी देख ली किस तरह से स्पर्म का पाथवे है। अब क्या होता है, इसमें हम डायग्राम पे आ जाते हैं। देखो यहाँ से हमने यहाँ से तो रूट पढ़ लिए, ये हो गए टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो कंपार्टमेंट थे हर टेस्टिस के अंदर। यहाँ से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हुई, रेट्रोटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस इस तरह से आता है, यूरिनरी ब्लैडर पे लूप होता हुआ। ये होती है आपकी सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड, है ना, सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड हो गई। अब ये सेमाइनल वेसिकल की डक्ट आ रही है, इधर से आपका ये वास डिफरेंस आ रहा है, कैसे, लूप होके यूरिनरी ब्लैडर पे। दोनों जब इधर से आपकी सेमाइनल वेसिकल की डक्ट आई, इधर से आपका वास डिफरेंस आया, दोनों यहाँ आके मर्ज होके कॉमन डक्ट बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट। ये इंपॉर्टेंट है ना, इस पे सवाल पूछ लेते हैं कि व्हाट इज कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट। तो ये हो गई कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट। ये कौन सी है, यहाँ पे जो कॉमन डक्ट है। फिर ये वाली ग्लैंड जो है ये हो गई आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड, को अलग से बताऊंगी, इस डायग्राम में भी देख लेते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई। देन ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ दिख रही है, ये हो गई आपकी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, सॉर्टेड। देन एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करें, ये पीनस हो गया जो इरेक्टाइल टिश्यू है। पीनस का आगे का जो एनलार्ज्ड पार्ट है इसे कहते हैं ग्लांस पीनस। ठीक है, ग्लांस पीनस के ऊपर एक लूज स्किन प्रेजेंट होती है, यहाँ पे बाहर वाली तरफ लूज स्किन प्रेजेंट होती है, जिसे क्या कहते हैं, फोर स्किन, या फिर आपके परप्यूस, क्या कहते हैं, परप्यूस।
ये लूज स्किन मुस्लिम्स में, इस्लाम में कट कर दी जाती है जिसे सर्कमसिजन कहते हैं। तो ये पूरा पार्ट हमने देख लिया। अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। ये पार्ट हमने कवर कर लिया, प्रोस्टेट ग्लैंड वगैरह सब समझ ली। और क्या है, जो ग्लैंड्स का सिक्रीशन है ये क्या बनाता है, सेमाइनल प्लाज्मा एक मीडियम बनाता है। स्पर्म्स तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बन जाएगी, उसका स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाएगा, उसका जो मैट्रिक्स प्लाज्मा बनेगा वो ये ग्लैंड्स बनाती है, एक मीडियम बनाती है जो स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, स्पर्म्स को फ्लोट करने का, स्विम करने का, मोटिलिटी प्रोवाइड करती है, सारे फंक्शन आपका मैट्रिक्स करता है। और यहाँ जो आपका ये यूरेथ्रा है, पीनस से जो यूरेथ्रा है, यहाँ से जो ओपनिंग है यूरेथ्रा की, ये जो इसे कहते हैं यूरेथ्रल, ये जो पोर है जहां से यूरेथ्रा निकले, यूरिन पास होगा, यूरेथ्रल मियाटस कहते हैं इसे। और एक और चीज यहाँ पे मेल्स के केस में क्या होता है, जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा जो है ये होता है यूरिनोजेनाइटल डक्ट। यूरेथ्रा क्या है आपका, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि मेल के केस में यूरिन और स्पर्म दोनों यूरेथ्रा से पास होते हैं इसीलिए, लेकिन फीमेल के केस में दोनों सेपरेट होते हैं, इसलिए फीमेल में यूरिनोजेनाइटल डक्ट नहीं होती, मेल के केस में होती है, ठीक है। अब ग्लैंड्स की बात करें, ये हमने देखा था, ये है आपकी सेमाइनल वेसिकल, पेयर्ड होती है। दो आपकी सिर्फ एक प्रोस्टेट ग्लैंड है जो कि सिंगल होती है, बाकी का ऊपर जो बल्बोयूरेथ्रल है दैट इज आल्सो पेयर्ड, ये भी पेयर्ड है। अब सेमाइनल वेसिकल का जो सिक्रीशन है उसमें क्या क्या होता है, मेनली आपको क्या ध्यान रखना है, ये 60% पार्ट बनाता है सेमाइनल प्लाज्मा का, जो मतलब आपका स्पर्म का मैट्रिक्स है उसका। और इसके सिक्रीशन में एक तो फ्रक्टोज है जो कि एटीपी सिंथेसिस करता है। आपको शुगरी सब्सटेंस कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए ना एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, तो इसमें फ्रक्टोज होता है जो कि एटीपी प्रोडक्शन करता है, जिसको स्पर्म्स को अपनी मोटिलिटी के लिए जो एनर्जी चाहिए वो इस फ्रक्टोज से डिराइव होगी। और यहाँ एक बात क्या है ध्यान रखनी है, जैसे रेप विक्टिम्स है जिनमें मेडिकल टेस्ट किया जाता है कि कोई भी विक्टिम है उसके साथ कोई ऐसा इंटरकोर्स या कोई जबरदस्ती रेप केसेस है, तो वहां पे अगर फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में फ्रक्टोज मिलता है दैट मींस कुछ सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, तो उसमें रेप विक्टिम्स में फ्रक्टोज से ही टेस्ट किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन भी सिक्रीट होते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है, 25% पार्ट बनाती है, एंड इसमें कैल्शियम आयन एंड सर्टेन एंजाइम्स होते हैं इसके सिक्रीशन में। वहीं यहाँ पे बल्बोयूरेथ्रल में एक स्टार मार्क करने वाली बात ये है कि ये जो है इसका पार्ट तो सिर्फ 5 to 10% पार्ट बनाती है सेमाइनल प्लाज्मा का, लेकिन इसके सिक्रीशन में म्यूकस होता है जो कि ल्यूब्रिकेशन के लिए हेल्प करता है, ल्यूब्रिकेशन के लिए जरूरी है, ठीक है। तो इसको यहाँ स्टार मार्क कर लेंगे। देन सीमन क्या है, हम नॉर्मली जो लेमन टर्म्स में सीमन ही कहते हैं कि सीमन निकलता है, सीमन इजैकुलेट होता है। सीमन है स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा, और एक सिंगल इजैकुलेशन में एक बार में 2.5 to 5 ml में सीमन बाहर आता है, और एक हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर एक इजैकुलेशन में इतने सीमन में 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स आपके प्रेजेंट होते हैं। और इनमें से अगर वो इंडिविजुअल हेल्दी है तो उसमें एटलीस्ट 60% की नॉर्मल शेप एंड साइज होनी चाहिए एंड 40% की वाइग्रस मोटिलिटी, तभी उस इंडिविजुअल को हेल्दी कहेंगे कि उसके जो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है, ओके। फिर आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ये भी पेल्विक रीजन में, लेकिन ये इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें आते हैं पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट्स, जिसे क्या है फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं ओविडक्ट को, ठीक है। ये डायग्राम हम अच्छे से अभी देखेंगे। यूट्रस है, सर्विक्स है, वजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड मेमरी ग्लैंड, ये सब आते हैं आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। अब ये जो मेमरी ग्लैंड है ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, लेकिन ये सपोर्ट करता है आफ्टर प्रेगनेंसी, रिप्रोडक्शन को एक तरह से सपोर्ट करता है चाइल्ड केयर में, तो ये इसको यहाँ पे पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इस तरह से कुछ डायग्राम है। ये हो गई ओवरी, है ना, ये हो गई आपकी ओवरी। अब इसको दूसरी जगह दूसरे डायग्राम में देखते हैं। ये हो गई ओवरी जो कि यहाँ लिगामेंट से अटैच होती है। लिगामेंट कौन कौन से बताऊंगी। फिर यहाँ पे ओवरी से इस साइड है फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे जो फनल शेप्ड पार्ट है इसे कहते हैं इनफंडिबुलम। इसके आगे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो कि ओवा को कलेक्ट करने का काम करता है। जैसे ही ओवरी ने ओवा रिलीज किया ये फिम्ब्रेज उसे आके कलेक्ट करेंगे, है ना। तो ये हो गए फिम्ब्रे। और इनफंडिबुलम हो गया ये फनल शेप्ड पार्ट। आगे वाइडर इनफंडिबुलम आगे ओपन होता है वाइडर पार्ट में जिसे एम्पुला कहते हैं। एम्पुला के बाद एक नैरो पार्ट होता है इस्थमस जो कि आगे यूट्रस में ओपन होता है, ठीक है। ये हो गया यूट्रस। यूट्रस की होती है 3 वॉल्स। बाहर वाली सबसे बाहर वाली जो पेरिफेरल है वो हो गई पेरीमेट्रियम,
ठीक है, पेरिफेरल लेयर। फिर बीच की जो लेयर है वो होती है मायोमेट्रियम। मायो का मतलब मसल्स, मायोमेट्रियम। ये इसमें स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है जो कि चाइल्ड बर्थ के टाइम पे वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन कराती है, पार्चुरेशन में हेल्प करती है। और सबसे अंदर वाली होती है एंडोमेट्रियम, जिसमें साइक्लिकल चेंजेस होते हैं फीमेल में मेंसेस के टाइम पे और मेंस्ट्रुअल साइकिल में, इसी में एंडोमेट्रियम में साइक्लिकल चेंजेस आते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये हमने पूरा पार्ट देख लिया। अब ओवरीज जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ये गैमीट भी बनाती है और क्या करती है, फीमेल हार्मोन्स भी बनाती है, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन। कहाँ पे लोकेटेड है, लोअर एब्डोमेन में। 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ होती है ओवरीज की, और ये लिगामेंट से कनेक्टेड होती है। पेल्विक वॉल से अगर ये कनेक्टेड है तो वो होती है सस्पेंसरी लिगामेंट की हेल्प से, और यूट्रस की वॉल से कनेक्टेड होती है ओवेरियन लिगामेंट की हेल्प से। ठीक है, अब ओवरी की बात करें, ये हो गई ओवरी। अब ओवरी को आगे दो हिस्सों में बांटा जाता है। इसका जो बाहर वाला पार्ट है ना, बाहर का आउटर पार्ट जो होता है ये होता है कॉर्टेक्स, और अंदर वाला पार्ट जो होता है मेड्यूला होता है। अब यहाँ डायग्राम में भी बताऊंगी। कॉर्टेक्स पार्ट में आपके डेवलपिंग फॉलिकल्स होते हैं, अंदर वाले मेड्यूला में क्या होता है, मेड्यूला पार्ट में आपके प्रेजेंट होती है कुछ ब्लड वेजल्स वगैरह। ठीक है, तो देखो अब ओविडक्ट्स में हमने पढ़ लिया कौन कौन से पार्ट हैं, और जो फर्टिलाइजेशन है वो होता है एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पे, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन अगर कोई बोले। देन हम हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी पे आ जाते हैं। देखो ये ओवरी है, इसके बाहर एक एपिथेलियम की लेयर है, ये बाहर एपिथेलियल टिश्यू होता है, एपिथेलियम है। ठीक है, और इसके जो बाहर वाला पेरिफेरल पार्ट है ओवरी का, दैट इज योर कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में ये ग्रोइंग फॉलिकल्स प्रेजेंट है। बीच का पार्ट है मेड्यूला, यहाँ कुछ ब्लड वेजल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। यूट्रस, अब यूट्रस पे आते हैं। यूट्रस क्या है, इसे वूम भी कहते हैं या फिर हिस्ट्रा भी कहते हैं। ठीक है, इसका पियर शेप स्ट्रक्चर है। कनेक्टेड कैसे है पेल्विक वॉल से, ये भी लिगामेंट से कनेक्टेड है। यूट्राइन वॉल तीन तरह की है, हमने देख ली, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। और एंडोमेट्रियम में साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया। अब सर्विक्स एंड वेजाइना, देखो यूट्रस जो है यहाँ पे हमने देखा, यूट्रस आगे एक नैरो सर्विक्स में ओपन होता है, और सर्विक्स के अंदर जो कैनाल एनक्लोज्ड है, जैसे ये सर्विक्स है, इसके बीच की जो कैनाल है इसे कहते हैं सर्वाइकल कैनाल। और सर्विक्स आगे एक पार्ट में ओपन होता है, नैरो पार्ट में, जो है वेजाइना। और सर्विक्स और वेजाइना को कलेक्टिवली कहते हैं बर्थ कैनाल, क्योंकि बर्थ को फैसिलिटेट यही दोनों चीजें मिलके करती है। तो सर्विक्स अलोंग विद वेजाइना कॉल्ड एज बर्थ कैनाल। ठीक है, ये चीज हमने यहाँ पढ़ ली। देन फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया पे आ जाते हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया इस तरह से सिंप्लीफाइड एक डायग्राम है। देखो सबसे ऊपर जो स्ट्रक्चर है, कुशन ऑफ फैटी टिश्यू हुआ है, जिसे कहते हैं मॉन्स प्यूबिस। यहाँ पे प्यूबिक हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। मॉन्स प्यूबिस क्या है, कुशन ऑफ फैटी टिश्यू। फिर मॉन्स प्यूबिस से एक पेयर्ड फोल्ड, पेयर्ड मतलब पेयर में एक फोल्ड ऑफ टिश्यू अराइज होता है, लेबिया मेजोरा। इसका काम क्या है, यहाँ भी प्यूबिक हेयर्स प्रेजेंट है, ये वेजाइनल ओपनिंग को इनक्लोज करता है ना। मॉन्स प्यूबिस हो गया, सॉरी लेबिया मेजोरा हो गया। लेबिया मेजोरा के अंदर एक और पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू होता है, जिसे लेबिया माइनोरा कहते हैं। ठीक है, अब इस लेबिया माइनोरा, जो यहाँ ब्लू कलर की स्ट्रक्चर दिख रही है, इसके अपर जंक्शन पे, लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शन पे एक टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, एक इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होता है, जो यहाँ ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है। वो क्या है आपका, क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस एक इरेक्टाइल टिश्यू है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। कहाँ प्रेजेंट है, अपर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा। और इस लेबिया माइनोरा के लोअर जंक्शन पे यहाँ पे वेजाइनल ओपनिंग प्रेजेंट है। ठीक है, ये हो गई वेजाइना। वेजाइना को पार्शियली एक मेम्ब्रेन कवर करती है। कौन सी मेम्ब्रेन है, हाइमन। ये पार्शियली कवर करती है, और ऐसा कहा जाता है यूजुअली फर्स्ट क्वार्टस के टाइम पे ये टॉर्न हो जाती है, पर ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है, हाइमन कोई अगर फीमेल ज्यादा एक्टिव है, एक्सरसाइज कर रही है, स्पोर्ट्स में है, एथलीट है, हॉर्स राइडिंग कर रही है, तो उस केस में भी हाइमन टॉर्न हो जाता है। तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि हाइमन इज नॉट द रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, पर लोगों में ऐसा एक मिथ है जो कि गलत है। ठीक है, और इनके बीच में यहाँ है यूरेथ्रल ओपनिंग। देखो फीमेल के केस में मैंने कहा था ना, यूरिनोजेनाइटल डक्ट नहीं होती, यूरेथ्रल ओपनिंग अलग है, वेजाइनल ओपनिंग अलग है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे अलग अलग है। फिर आ जाते हैं मेमरी ग्लैंड्स पे। ये कहा, ऑल फीमेल मैमल्स में मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, पेयर्ड है, ग्लैंड्यूलर है। ठीक है, और हर मेमरी ग्लैंड में 15 to 20 मेमरी लोब्स प्रेजेंट होती है। ये डायग्राम की बात करें, देखो ये कट एंड ऑफ रिब होगी, क्रॉस सेक्शन है पूरा एक, है ना। ये कट एंड ऑफ रिब होगी, यहाँ पेक्टोरलिस मेजर मसल है, ये हो गया आपका फैटी टिश्यू।
फैटी टिश्यू प्रेजेंट होता है, ये फैट वेरिएबल अमाउंट में प्रेजेंट होता है सबके, हर फीमेल टू फीमेल। ठीक है, अब यहाँ पे हर मेमोरी ग्लैंड में इस तरह से, मैं एक डायग्राम से अगर आप लोगों को समझाऊं तो ये अगर फीमेल का मेमोरी ग्लैंड है, यहाँ 15 to 20 इस तरह से मेमोरी ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं, मेमोरी लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा ना मेमोरी लोब्स प्रेजेंट है, तो इस तरह से हर मेमोरी ग्लैंड में 15 to 20 मेमोरी लोब्स होती हैं। हर लोब के अंदर इस तरह से कुछ पार्ट प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है देखो, TDAL से याद रखना है हमें पहले, TDAL एक ट्रिक है। अब यहाँ क्या होगा, सबसे अंदर एक छोटी, सबसे छोटी स्ट्रक्चर होती है एल्वियोलाई। इस एल्वियोलाई के अंदर होता है मिल्क सिंथेसिस, है ना, बहुत सारी एल्वियोलाई होगी मेमोरी लोब के अंदर, छोटे से बड़े की तरफ आते हैं। अब इस एल्वियोलाई में क्या होगा, यहाँ भी एक एल्वियोलाई है, यहाँ भी एक एल्वियोलाई, इसका क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं हम यहाँ, है ना, ये वाला पार्ट यहाँ पे दिख रहे हैं। तो अब इस एल्वियोलाई में मिल्क का सिंथेसिस होगा, ये मिल्क सिक्रीट हुआ, एल्वियोलाई ने सिंथेसाइज किया। अब यहाँ पे हर एल्वियोलाई की क्या होगी, T से TDAL, हमने याद रखा ना, इस ट्रिक से आपको ध्यान रखना है ताकि आप भूलो नहीं। एल्वियोलाई से मिल्क बना, अब हर एल्वियोलाई की एक मेमोरी ट्यूब्यूल होगी, T से ट्यूब्यूल, मेमोरी ट्यूब्यूल होगी। अब हर मेमोरी ट्यूब्यूल आगे ओपन होगी एक कॉमन किस में, मेमोरी डक्ट में। हर मेमोरी ट्यूब्यूल ओपन हुई इस मेमोरी डक्ट में, मेमोरी डक्ट आगे कंटिन्यू होती है और यहाँ पे एक वाइडर पार्ट बनाती है जिसे कहते हैं एम्प्यूला। ठीक है, ये हो गया मेमोरी एम्प्यूला, और एम्प्यूला आगे कंटिन्यू होता है, ये हो गया मेमोरी एम्प्यूला, और मेमोरी एम्प्यूला आगे कंटिन्यू होता है लैक्टिफेरस डक्ट, L से लैक्टिफेरस डक्ट, और इसी लैक्टिफेरस डक्ट से आगे निप्पल में ये ओपन हो जाता है, वहां से बेबी मिल्क को सक कर लेता है। ठीक है, तो ये पूरा पाथवे हो गया, ये लैक्टिफेरस डक्ट, यहाँ पे आपका निप्पल वाला एरिया हो गया जो डार्क पिगमेंटेड एरिया होता है जिसे एरियोला कह देते हैं। अगर इसी डायग्राम में वापस चले तो यहाँ पे डार्क पिगमेंटेड एरिया है जिसे एरियोला कह दिया, ये निप्पल एरिया हो गया। अब अगर मिल्क का सिंथेसिस और पाथवे पूरा पूछे तो मिल्क कहाँ बना, एल्वियोलाई में मिल्क का सिंथेसिस हुआ, एंड फिर TDAL से हम बात करेंगे तो एल्वियोलाई ने किस में अपना सिक्रीशन पोर कर दिया, मेमोरी ट्यूब्यूल में। ट्यूब्यूल से आगे मिल्क कहाँ गया, मेमोरी एम्प्यूला में। एम्प्यूला आगे किस में ओपन होता है, एम्प्यूला ओपन होता है लैक्टिफेरस डक्ट से, और वहां से मिल्क इज सक्ड आउट। तो ये पूरा पाथवे हो गया मिल्क का। ठीक है, यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मिल्क जो प्रोड्यूस हुआ है वो कब प्रोड्यूस होता है, आफ्टर एंड ऑफ प्रेगनेंसी एंड आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी। ठीक है, फर्स्ट इनिशियल डेज में शुरू में जो मिल्क आता है वो स्लाइटली येलोइश होता है जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, और ये बड़ा ही एसेंशियल होता है बेबी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। क्यों, क्योंकि ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है बेबी को। इसके अंदर एंटीबॉडीज होती है, IgA एंटीबॉडी। IG का मतलब है यहाँ पे है इम्यूनोग्लोबुलिन, है ना, इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन से एंटीबॉडीज बनी होती है और ये मदर से बच्चे को मिलती है, इसीलिए ये कोलेस्ट्रम है बेबी के लिए बहुत एसेंशियल होता है, इसीलिए कहते हैं बच्चे के लिए ब्रेस्ट फीडिंग बहुत जरूरी है। अब आ जाते हैं गैमेटोजेनेसिस वाले पार्ट पे। गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमीट्स का फॉर्मेशन, मेल के केस में स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल के केस में oogenesis। अब स्पर्मेटोजेनेसिस मेल के केस में क्या होता है, आफ्टर प्यूबर्टी स्टार्ट होता है। वही फीमेल की बात करें, मेल में कब स्टार्ट हुआ स्पर्मेटोजेनेसिस, आफ्टर प्यूबर्टी, उससे पहले कोई नामो निशान नहीं होता। ठीक है, वही फीमेल के केस में ऐसा नहीं होता। फीमेल के केस में क्या होता है, स्टार्ट कहाँ हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ में। ठीक है, कहाँ शुरू हुआ, अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ में आपका स्टार्ट हो गया oogenesis। और एक और डिफरेंस यहाँ पे है, ये प्यूबर्टी में स्टार्ट हुआ एंड कंटिन्यू रहता है हमेशा, कभी बंद नहीं होता। लेकिन फीमेल में ये स्टॉप हो जाता है आफ्टर, मतलब कि रिप्रोडक्टिव जो फेज है वो एंड हो जाता है जब फीमेल में मीनोपोज की कंडीशन आ जाती है। अराउंड 50 इयर्स ऑफ एज मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज हो जाता है, तब मीनोपोज, उसके बाद फीमेल में oogenesis नहीं होता। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें, स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे जर्म सेल से, स्पर्मेटोगोनिया से, है ना। क्या होता है इसमें, ये पूरा एनसीईआरटी का डायग्राम आपके यहाँ दिया हुआ है। इसमें देखो हम बात करें क्या होगा, डिप्लॉइड आपके स्पर्मेटोगोनिया होंगे जिनसे हैप्लॉइड स्पर्म बनते हैं। पूरा प्रोसेस ऐसा है। प्यूबर्टी में क्या होंगे, ये हुए स्पर्मेटोगोनिया आपके, ये 2n है, अभी भी डिप्लॉइड है। यहाँ पे इनमें पहले माइटोसिस होगा, ये अपने नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर मल्टीप्लाई हुए, फिर इनमें से कुछ एक जो आपके स्पर्मेटोगोनिया है वो अपना साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज करेंगे। ठीक है,
साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज किया, और जो स्पर्मेटोगोनिया ने अपना साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज किया वो कहलाए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अभी भी ये 2n है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ही तो बढ़ाया है, माइटोसिस हुआ है, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इनमें क्या होगा, इनमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा। अब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन आपका कौन सा होता है, रिडक्शनल डिवीजन, मतलब प्लॉइडी क्या है, हाफ हो जाती है, रिडक्शनल डिवीजन हो गया, प्लॉइडी हाफ, ये स्ट्रक्चर बनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो कि आपकी एन है, हैप्लॉइड है, ठीक है। अब इनमें सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन होगा जो कि माइटोसिस जैसा होता है, नंबर्स मल्टीप्लाई हुए, यहाँ जो स्ट्रक्चर बनी इसे कह दिया स्पर्मेटिड, ये भी हैप्लॉइड है, ये स्पर्मेटिड्स बने। अब इन स्पर्मेटिड्स का आगे डिफरेंशिएशन होता है, यहाँ टेल नहीं है, गोल गोल प्रेजेंट है, इनका डिफरेंशिएशन होता है, मैचुरेशन होता है, ये स्पर्मेटिड आगे आपके डिफरेंशिएट होके स्पर्मेटोजोआ बना देते हैं, यानी कि आपका मैच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन कर देते हैं। क्या बना देते हैं, मैच्योर स्पर्म। और ये जो प्रोसेस है स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना, इसको कहते हैं, एक नाम दिया जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। कंफ्यूज नहीं होना है स्पर्मिएशन और स्पर्मियोजेनेसिस में, जेनेसिस से ध्यान रखना कि कुछ सिंथेसिस हो रहा है, कुछ बन रहा है, डिफरेंशिएट हो रहा है, तो स्पर्म वाला है कि स्पर्म का फॉर्मेशन। दूसरा टर्म या कंफ्यूजिंग ये है कि अब ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस वाला काम है ये आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बन रहा है ना। अब ये स्पर्म्स बनने के बाद सर्टोली सेल की हेड में इस तरह से इंबेडेड होते हैं, इन द हेड ऑफ सर्टोली सेल इंबेडेड है। यहाँ से जब स्पर्म रिलीज होंगे फॉर इजैक्यूलेशन, सर्टोली सेल के हेड में से जब रिलीज होंगे तो इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मिएशन। तो स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन, इन दो टर्म्स को ध्यान रखना, इनमें बच्चे अक्सर बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, तो आप गलती कर देते हो। ये पूरा प्रोसेस हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस जो है प्यूबर्टी में स्टार्ट हुआ, इसमें दो हार्मोन, दो गोनेडोट्रोपिन जो है उनका रोल होता है। पहले जीएनआरएच हार्मोन आता है ना, आपके हाइपोथैलेमस से, वो क्या करता है, आपके दो हार्मोन रिलीज कराता है पिट्यूटरी से, एक है एलएच, एक है एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एलएच का काम क्या है, लेडिक सेल पे एक्ट करता है और उनसे एंड्रोजन सिक्रीट कराता है जो कि है मेल में टेस्टोस्टेरोन, जो कि क्या करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करेगा। वही जो एफएसएच है ये काम करता है सर्टोली सेल पे। सर्टोली सेल का फंक्शन क्या था, नरिशमेंट करना, है ना, तो ये स्पर्मियोजेनेसिस कराता है एफएसएच इस सर्टोली सेल पे एक्ट करके, क्योंकि ठीक है। देन हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पे। स्पर्म की स्ट्रक्चर में कुछ अलग अलग पार्ट्स हैं। पहला है, देखो पहले बेसिक बता दूं, हेड है, नेक है, मिडल पीस है एंड टेल है। अब ये हो गई स्पर्म की हेड वाला पार्ट, यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस है। अब इस हेड वाला जो पार्ट है स्पर्म का, यहाँ पे ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ठीक है, हेड पे, जिसे क्या कहते हैं, एक्रोजोम कहते हैं। अब इस एक्रोजोम में कुछ एंजाइम होते हैं, है ना, क्या, कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, स्पर्म लाइसिन एंजाइम है ना, कुछ लाइसिन एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, स्पर्म लाइसिन एंजाइम है जो कि एक्रोजोमल रिएक्शन कराते हैं, जब ओवा में पेनिट्रेट करेगा स्पर्म उसमें हेल्प करते हैं, स्पर्म लाइसिन एंजाइम, है ना, ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो कि कैपेसिटेशन होगा आगे, जब ओवा में पेनिट्रेट करेगा वहां स्पर्म लाइसिन होगा, एक्रोजोमल रिएक्शन होगी, ठीक है। और क्या होगा फिर आगे, यहाँ पे हेड में यहाँ न्यूक्लियस होगा, इसकी छोटी सी यहाँ पे नेक होती है, नेक में दो सेंट्रियोल है, एक होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, एक होता है डिस्टल सेंट्रियोल, ठीक है। फिर ये आ गया मिडिल पीस, मिडिल पीस में यहाँ पे क्या होता है, 25 to 30 ऐसे स्पाइरल में अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, स्पाइरली अरेंज, स्पाइरल देखा है ना नोटबुक वाला, उस तरह से अरेंज माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रियाज क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया तो एनर्जी प्रोडक्शन ही करते हैं, तो स्पर्म को मूवमेंट के लिए जो एनर्जी चाहिए वो यही माइटोकॉन्ड्रियाज प्रोवाइड करते हैं। कहाँ प्रेजेंट है, मिडिल पीस में, ठीक है। हेड पढ़ लिया, नेक हो गया, नेक में सेंट्रियोल है, यहाँ मिडिल पीस देख लिया, फिर ये पीछे होती है टेल, यहाँ पे इस तरह से टेल बना दो। टेल क्या करती है, फ्लैजिलेटेड मूवमेंट, जो वेपलेश मूवमेंट होती है स्पर्म की मूवमेंट में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये हो गया स्पर्म का पार्ट, ठीक है। पूरी जो स्पर्म है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है। एक्रोजोम का पार्ट हमने देख लिया, ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर हमने देख लिए। अब आ जाते हैं oogenesis पे। oogenesis मैंने बताया कि फीमेल में अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही शुरू हो जाता है, लेकिन वो सीज रहता है ना, प्यूबर्टी के बाद ही फीमेल रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होती है, और एक टाइम पे मीनोपोज के बाद जो है oogenesis है वो स्टॉप हो जाता है, लेकिन मेल के केस में ऐसा नहीं होता। अब ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसके थ्रू अगर हम समझे, देखो इनिशियली एम्ब्रियोनिक स्टेज में oogonia थे, ये फीटल लाइफ की बात हो रही है पूरी, है ना, यहाँ पे। अब oogonia थे, इनमें माइटोसिस शुरू हुआ, वही जैसे मेल में हुआ था, नंबर्स मल्टीप्लाई हुए, कुछ का साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ा, वो क्या बना आपका
प्राइमरी oocyte बना। अब ये प्राइमरी जो oocyte है आपके, इसमें क्या होता है ना, प्राइमरी oocyte में, एक सेकेंड, प्राइमरी oocyte में क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस 1 शुरू तो होता है लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाता, ये अरेस्ट हो जाता है कहाँ पे, प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 में, यहाँ अरेस्ट हो गया, अरेस्टेड ही पड़ा है, बच्चे का जन्म हो गया, चाइल्डहुड निकल गया, प्यूबर्टी आ गया, अरेस्टेड ही था प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 में। अब ये जब ओव्यूलेशन होगा उससे पहले ये डिवीजन कंप्लीट होगा, ये वाला फर्स्ट जो मियोसिस 1 अटका हुआ है, तो जो फर्स्ट डिवीजन प्यूबर्टी में जब रिप्रोडक्टिव साइकिल चलेगा, मेंसेस स्टार्ट होंगे फीमेल के, उसमें ओव्यूलेशन जब होगा तो वहां पे ये डिवीजन, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हुआ और क्या बना, सेकेंडरी oocyte बना। ठीक है, अब ओव्यूलेशन के टाइम पे सेकेंडरी oocyte ही रिलीज होता है, और ये जो डिवीजन है ये अनइक्वल डिवीजन होता है। क्यों? क्योंकि देखो स्पर्म के पास बहुत ही कम अमाउंट में साइटोप्लाज्म होता है, तो टू रिटेन मैक्सिमम साइटोप्लाज्म फॉर फ्यूचर जायगोट, ओवा जो है आपके अंदर, अपने अंदर ज्यादा साइटोप्लाज्म रिटेन करता है और एक छोटी सी पोलर बॉडी बनती है जिसका हमारे अंदर एज सच कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, ये सेकेंडरी oocyte ही ओव्यूलेशन में रिलीज होता है। जब फिर ये इसमें सेकेंडरी oocyte में फिर से मियोसिस सेकेंड स्टार्ट तो होता है, लेकिन फिर से अरेस्ट हो जाता है, मेटाफेज सेकेंड ऑफ मियोसिस सेकेंड, यहाँ पे फिर से अरेस्ट हो गया। ठीक है, अरेस्टेड है। जब ये सेकेंडरी oocyte जो कि इस स्टेज में अरेस्टेड है मियोसिस सेकेंड में, ये स्पर्म के कांटेक्ट में आता है तो अपना ये सेकेंड मियोसिस कंप्लीट करता है, फिर से एक अनइक्वल डिवीजन होता है, सेकेंड पोलर बॉडी बनती है और एक ओवम बन जाता है। यही ओवम फिर स्पर्म से फ्यूज होके आपका जायगोट बना देता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया, ये सारा सिस्टम हमने समझ लिया। अब स्ट्रक्चर ऑफ फॉलिकल की बात करते हैं, तो प्राइमरी फॉलिकल में क्या होगा, एक आपका प्राइमरी oocyte है, उसके चारों तरफ ये सिंगल लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल, सिंगल लेयर है। ठीक है, अगर ब्लर भी दिख रहा है कोई ना, मैं लिख दूंगी, ये डायग्राम थोड़ा सा ब्लर है। ठीक है, फिर प्राइमरी फॉलिकल जब सेकेंडरी फॉलिकल बनाएगा तो इसमें क्या होगा, जो ये बाहर की ग्रैन्युलोसा सेल है इनका नंबर डिवाइड हुआ, अंदर अभी भी प्राइमरी oocyte है, बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर आ गई जिसे क्या कह दिया, थीका कह दिया, ये प्रोटेक्टिव लेयर आ गई। फिर सेकेंडरी फॉलिकल जब टर्शियरी फॉलिकल बनाएगा, है ना आपका, तो टर्शियरी फॉलिकल में क्या होता है, टर्शियरी फॉलिकल जो है इसमें ये थीका बाहर वाली जो प्रोटेक्टिव लेयर आई थी ये दो में डिवाइड हो जाएगी, रेड एंड ग्रीन दिख रही है ना, तो रेड बाहर वाली जो लेयर है, बाहर की जो रेड कलर की लेयर है उसे कहते हैं थीका एक्सटर्ना, और अंदर वाली जो लेयर है, थीका ने डिवाइड हुई ना तो अंदर की लेयर बना दी थीका इंटरना। ठीक है, ग्रैन्युलोसा सेल अपनी मल्टीप्लाई हो रही है, ये यहाँ पे ये एक अलग से बात है कि यहाँ पे इस टर्शियरी फॉलिकल में जो अंदर oocyte है, यहाँ पे इसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों oocyte दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो प्राइमरी oocyte वाला डिवीजन है ना, ये कौन सा डिवीजन, मतलब कि जो मियोसिस फर्स्ट है ये कंप्लीट हुआ, सेकेंडरी oocyte बना, ये इसी टर्शियरी फॉलिकल के अंदर होता है, तो इसमें टर्शियरी फॉलिकल में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों oocyte दिखाई देते हैं। और यहाँ पे एक कैविटी दिख रही है, एक कैविटी दिखती है, अभी फुल्ली डेवलप नहीं हुई, एक कैविटी यहाँ दिखाई देती है जो कि एंट्रम है, फ्लूइड फिल कैविटी दिखाई देती है पहली बार, किसमें, टर्शियरी फॉलिकल में। फिर टर्शियरी से जब मेच्योर फॉलिकल यानी कि आपका ग्राफियन फॉलिकल बनता है तो ये वही लेयर होगी, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना। यहाँ जो एंट्रम था, जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी थी, वो क्या हो गई है, ये एंट्रम जो है ये फुल्ली डेवलप हो गया है। ठीक है, फुल्ली डेवलप हो गया, फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, फुल्ली डेवलप हो गया। और यहाँ पे क्या फर्क आता है, जो सेकेंडरी oocyte है आपका, इसके चारों तरफ एक लेयर आ जाती है, जो कौन सी लेयर है, जोना पेलुसिडा प्रेजेंट होती है। ये जो जोना पेलुसिडा है इसका काम क्या है, ये नॉन सेल्यूलर लेयर है, ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई लेयर है ना, सेकेंडरी oocyte को ये कवर करती है और ये पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करती है। इसको हम आगे बताऊंगी जोना पेलुसिडा का क्या काम है। ग्राफियन फॉलिकल ओव्यूलेशन के टाइम पे मेच्योर फॉलिकल है, रप्चर होता है और सेकेंडरी oocyte को ये देखो रिलीज कर दिया, जोना पेलुसिडा अभी भी इंटेक्ट है और जो बची हुई स्ट्रक्चर है वो आपकी कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन कर देती है। ठीक है, अब ये हमने सारा कुछ सिस्टम पढ़ लिया है ना। जोना पेलुसिडा क्या है, ओव्यूलेशन हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे आ जाते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है,
ये एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है जो कि सभी प्राइमेट्स में होता है और प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है। जो बिगिनिंग होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की उसे कहते हैं मेनार्के। यूजुअली फीमेल में 28 टू 29 डेज का कहा जाता है आइडियली, लेकिन वैरी करता है फीमेल टू फीमेल। ये साइक्लिकल इवेंट्स है, बार बार साइकिल रिपीट होता है, इसीलिए ये साइकिल कहा है ना। जो इवेंट्स है वो रिपीट होते हैं आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडिल में, बीच में मेंस्ट्रुअल साइकिल के एक टाइम आता है जब ओवर रिलीज होता है, उसे कहते हैं ओव्यूलेशन। मेंस्ट्रुअल फ्लो 3 से 5 दिन, ये सारा इसमें देखेंगे। इससे पहले एक मैं हर बार आपको बताती हूँ, एक ट्रिक से हम समझेंगे कि जब भी, ये ट्रिक ध्यान रखना, इससे आगे का डायग्राम समझाऊंगी। ईस्ट्रोजन का अकेले का लेवल राइज होता है तो आपका GnRH, LH और FSH, इन तीनों का मतलब ईस्ट्रोजन अगर अकेला बढ़ेगा तो इन तीनों को पॉजिटिव फीडबैक देगा, इनका भी लेवल राइज होगा। लेकिन यही ईस्ट्रोजन आपका जब प्रोजेस्टेरॉन के साथ कॉम्बिनेशन में होता है, किसके साथ? प्रोजेस्टेरॉन के साथ कॉम्बिनेशन में है, देन क्या होता है, ये नेगेटिव फीडबैक देता है GnRH, LH एंड आपके FSH को, और इनका भी लेवल डिक्रीज होने लग जाता है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट से हम ये डायग्राम समझने वाले हैं। यहाँ पे देखो क्या होगा, साइकिल है, आगे पीछे कैसे स्टार्ट करो एक ही बात है। तो साइकिल के एंड में क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम जो है डीजेनरेट हो जाता है। अब इस कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन कौन कराता है? LH, है ना। वो भी साइकिल में फिर से बताऊंगी, एक बार और आएगी ये बात। LH इसका फॉर्मेशन कराता है, LH ही कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। और कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये 2 हार्मोन सीक्रेट कराता है, एक है आपका ईस्ट्रोजन, एक है प्रोजेस्टेरॉन, दोनों हार्मोन सीक्रेट करता है। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम इतना मंदबुद्धि है कि जो इसे बना रहा था, जिसने इसको मेंटेन किया था, ये उसी को ही ऐसे हार्मोन सीक्रेट करके नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, तो उनका लेवल गिर जाता है। और जब मतलब ये कॉर्पस ल्यूटियम ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता रहेगा, LH FSH को नेगेटिव फीडबैक जाएगा, उनका लेवल कम हो जाएगा, लेवल खत्म हो जाएगा। मतलब इस कॉर्पस ल्यूटियम को जिसने बनाया और मेंटेन किया वो बचा ही नहीं, तो कॉर्पस ल्यूटियम भी साइकिल के एंड में डीजेनरेट हो जाएगा। अब कॉर्पस ल्यूटियम अगर नहीं बचा तो आपके ना तो ईस्ट्रोजन रहेगा ना प्रोजेस्टेरॉन। अब ईस्ट्रोजन का काम क्या है? ईस्ट्रोजन का काम होता है, ईस्ट्रोजन का फंक्शन है यूट्रस की वॉल को बनाना और इस वॉल को प्रोलिफरेट कराना, इस वॉल को मेंटेन करना, यानी कि एंडोमेट्रियम की बात हो रही है यहाँ। ईस्ट्रोजन तो एंडोमेट्रियम को बनवाता है और इस एंडोमेट्रियम को ग्लैंडुलर सिक्रीटरी बनाना, प्रोलिफरेट कराना करता है प्रोजेस्टेरॉन, इसको मेंटेन करने का काम, है ना। तो जब कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो गया, ना तो इस वॉल को बनाने वाला बचा, ना इसे मेंटेन करने वाला, तो अल्टीमेटली साइकिल के शुरुआत में क्या हो जाएगा, वॉल डीजेनरेट हो जाएगी, क्योंकि वहां कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो चुका है। वॉल डीजेनरेट हुई, मेंसेस आ गए, पीरियड्स आ गए, है ना, ब्लड फ्लो स्टार्ट हो गया क्योंकि एंडोमेट्रियम ब्रेक हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे ना तो हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन, ना ईस्ट्रोजन, ना LH, ना FSH, कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ क्या होता है, जो ये ग्रैन्युलोसा सेल है डेवलपिंग फॉलिकल में, जो ग्रैन्युलोसा सेल होती है, फॉलिकुलर सेल, ग्रैन्युलोसा सेल जो है ये आपके ईस्ट्रोजन सिक्रीट करती है। ठीक है, सिर्फ ईस्ट्रोजन सिक्रीट करती है। तो यहाँ पे इनिशियली कुछ नहीं था, मेंसेस आ रहे हैं। अब ये जो डेवलपिंग फॉलिकल है ये ईस्ट्रोजन सिक्रीट करते रहेंगे, धीरे धीरे जैसे ग्रो होता है और ज्यादा ईस्ट्रोजन सिक्रीट होता है। और देखो धीरे धीरे ग्रोइंग फॉलिकल है, जैसे जैसे ग्रो हो रहा है और ज्यादा ईस्ट्रोजन सिक्रीट कर रहा है, धीरे धीरे ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है। और जो ग्राफियन फॉलिकल है ये मैक्सिमम ईस्ट्रोजन सिक्रीट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल इतना ईस्ट्रोजन सिक्रीट कर देता है कि ईस्ट्रोजन की एक पीक दिखाई देती है। ईस्ट्रोजन की पीक आई, अकेला ईस्ट्रोजन बढ़ा, तो अकेला ईस्ट्रोजन जब बढ़ रहा है तो ये पॉजिटिव फीडबैक देगा LH FSH को, LH और FSH का भी लेवल बढ़ा। जब ईस्ट्रोजन अपनी पीक पे जाएगा, है ना, जो कि ग्राफियन फॉलिकल की वजह से आया, तो अब ईस्ट्रोजन पीक पे है तो वो दोनों भी पीक पे आएंगे, LH FSH, और यहाँ पे सर्ज दिखाई देगा। जब LH FSH की पीक आती है तो इसे कहते हैं सर्ज, और जब LH की सर्ज आती है, LH का पीक आता है, तो ग्राफियन फॉलिकल को ये LH रप्चर करा के आपका सेकेंडरी oocyte रिलीज करा देता है और बची हुई स्ट्रक्चर कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन कर लेती है। अब कॉर्पस ल्यूटियम जैसे ही बना, ये ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करना चालू कर देगा, और दोनों जब साथ में आते हैं तो क्या करते हैं, मैंने सिखाया था कि नेगेटिव फीडबैक देते हैं आपके LH FSH को। इसने ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करना चालू किया, जो कि नेगेटिव फीडबैक देगा LH FSH को, इनका लेवल कम होने लगा, LH नहीं बचा, तो इस कॉर्पस ल्यूटियम को बनाने वाला और मेंटेन करने वाला ही नहीं बचा, तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो गया। इसी तरह से ये साइकिल कंटिन्यू रहता है। ठीक है, फिर ईस्ट्रोजन की पीक कब आई, 2 बार दिखाई दी,
एक तो ओव्यूलेशन से पहले जो कि ग्राफिन फॉलिकुलर सेल्स की वजह से आई, डेवलपिंग फॉलिकल की वजह से, एक ओव्यूलेशन के बाद आई जो कि कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से आई। वही जो प्रोजेस्टेरोन है इसकी एक ही पीक आती है आफ्टर ओव्यूलेशन जो कि कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से आई। ठीक है, यहाँ पे अब एक न्यूमेरिकल आता है डे ऑफ ओव्यूलेशन निकालना, तो इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो भी आपको क्वेश्चन में दिए हैं -14 कर देना। 14 का क्यों करना है, क्योंकि 14 डेज ही कॉर्पस ल्यूटियम का लाइफ स्पैन होता है। ठीक है, इससे ज्यादा ये टिक नहीं पाता, लेकिन प्रेगनेंसी के केस में अलग हो जाता है। यहाँ पे क्या बोला है देखो, ये हमने पढ़ लिया है ना। देन हम आते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर नहीं आ रहे, किसी फीमेल में अगर पीरियड्स नहीं आ रहे, दैट डजंट मीन कि वो प्रेग्नेंट है। कई बार जो मेंसेस इरेगुलर हो रहे हैं, जो कि आजकल लाइफस्टाइल की वजह से मैक्सिमम फीमेल्स में देखने मिलते हैं, वो स्ट्रेस की वजह से, पुअर डाइट, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, बहुत सारे फैक्टर्स भी उसमें काम करते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी हो गई तो एंडोमेट्रियम मेंटेन रहती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आते, और इस प्रेगनेंसी को, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने का काम करता है आपका प्रोजेस्टेरॉन, जो कि कॉर्पस ल्यूटियम में सिक्रीट करता है। और अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट नहीं होगा, वो इंटैक्ट रहता है। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन की बात करें तो कोइटस के टाइम पे है ना, सीमन फीमेल की विजाइना में डिपॉजिट हुआ। अब सर्विक्स से होता हुआ जो आपके स्पर्म्स है वो रीच होंगे आपके फेलोपियन ट्यूब में, जहाँ पे ओवा इंतजार कर रहा है। स्पर्म्स जाएंगे फेलोपियन ट्यूब में, वहाँ पे एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पे जाके ओवा और स्पर्म अगर सेम टाइम पे आ चुके हैं तो दोनों फ्यूज होंगे और जायगोट का फॉर्मेशन कर देंगे। अब ये जो ओवा रिलीज हुआ है, फर्टिलाइज हो गया, ये फ्यूज हुआ, इसी प्रोसेस को हमने फर्टिलाइजेशन कह दिया। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जोना पेलुसिडा, जो एग के ऊपर हमने एक लेयर पढ़ी थी नॉन सेल्यूलर ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर, जिसे हमने जोना पेलुसिडा कहा था, इसमें क्या होता है, ये पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करती है। किस तरह से, जोना पेलुसिडा जैसे ही एक स्पर्म एंटर हुआ, जोना पेलुसिडा में चेंजेस आते हैं, जोना पेलुसिडा हार्ड हो जाती है ताकि कोई दूसरा स्पर्म एंटर ना कर पाए। और ये स्पर्म एंटर कैसे किया, इसके कैप पे एक्रोसोम पे स्पर्म लाइसिन एंजाइम थे, उससे लाइसिस होता है, सेल्स को डिसॉल्व करते हुए एक स्पर्म एंटर हो जाती है ओवा में, लेकिन बाकी नहीं हो पाती क्योंकि जोना पेलुसिडा हार्ड हो जाती है, टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। अब ये जो एंजाइमेटिक रिएक्शन हुई जिसकी वजह से इसने एंटर कर दिया, हमने देख लिया। अब क्या हुआ देखो, पूरा प्रोसेस यहाँ देखते हैं। ये ओवरी थी, डेवलपिंग फॉलिकल थे, ओव्यूलेशन हुआ, सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ, यहाँ पे फिम्ब्रे ने कलेक्ट कर लिया। अब ये यहाँ पे एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पे जाके रुक गया ओवा। अब सेकेंडरी oocyte ही था यहाँ पे, ये जैसे ही स्पर्म के कांटेक्ट में आया, इसने अपना सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट किया, जो कि अरेस्टेड था मेटाफेज सेकेंड ऑफ मियोसिस सेकेंड में। अब स्पर्म के कांटेक्ट में आके ये ओवा बना, और ओवा बनाते ही स्पर्म इससे फ्यूज होगा और जायगोट का फॉर्मेशन कर देगा। अब जायगोट में इनिशियली क्लीवेज डिवीजन होते हैं, जिसमें नंबर्स ऑफ सेल बढ़ता रहता है लेकिन साइज नहीं इंक्रीज होता। तो 1 से 2 बने, 2 से 4 बने, 4 से 8 बने, है ना। 8 to 16 सेल की जो स्टेज है इसको कहते हैं मॉर्यूला। ठीक है, मॉर्यूला एक मलबरी शेप्ड स्ट्रक्चर है ना। मॉर्यूला 8 सेल वाली हो गई अर्ली मॉर्यूला, 16 सेल हो गई लेट मॉर्यूला। ठीक है, मॉर्यूला 16 सेल वाली आगे फिर से डिवाइड होती है 32 सेल स्टेज ब्लास्टुला, या आपका ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन कर देती है। ठीक है, ब्लास्टुला इस तरह की स्ट्रक्चर है, इसको हम पढ़ेंगे, लेकिन ये ब्लास्टुला को अलग से पढ़ाऊंगी। ब्लास्टुला एंटर हुआ आपका यूट्राइन कैविटी में, अभी भी इस पे जोना पेलुसिडा इंटैक्ट है। अब जैसे ही इसको इम्प्लांट होना होगा तो जो आपका ब्लास्टोसिस्ट है ये हैच आउट होगा जोना पेलुसिडा से, मतलब जोना पेलुसिडा से निकल के बाहर आएगा और यहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस की वॉल में। और जो ये यूट्रस की वॉल में जुड़ा है ब्लास्टुला, इसी को कहते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि देखो, जो आपकी ब्लास्टुला है ना, ये हो गया ब्लास्टुला, इसकी डिफरेंशिएशन होना यहाँ चालू हो जाता है। इसमें बाहर की जो लेयर है ये होती है ट्रोफोब्लास्ट, अंदर का जो ये है इनर सेल मास। अब इनर सेल मास से ही कंप्लीट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती है इस इनर सेल मास के अंदर। अब यहाँ जोना पेलुसिडा ऐसे ब्रेक होनी चालू होती है, इसमें से क्या होता है आपका जो ये पूरा ब्लास्टोसिस्ट है ये हैच आउट होगा और इम्प्लांट होता है। जब ये ब्लास्टुला इम्प्लांट होगा तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनती है। ये इम्प्लांट ऐसे गोला सीधा तो नहीं हो सकता, तो यहाँ से क्या होगा, ये जो ट्रोफोब्लास्ट है बाहर की जो लेयर है, इसमें ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनते हैं इस तरह से, जिन्हें क्या कहते हैं, कोरियोनिक विलाई बनती है।
और ये इस तरह से कोरियोनिक विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है ये आगे यूट्रस में बनते हैं। तो यूट्रस में कैसे इम्प्लांट होगा, अगर यहाँ से कोरियोनिक विलाई इस तरह से बनी है तो यूट्रस में भी इसी तरह की इंटरडिजिटेशन होगी, इसी तरह के प्रोजेक्शन यूट्रस की एंडोमेट्रियम भी बनाएंगे, दोनों आपस में ऐसे इंटरडिजिटेट होके इंटरलॉक कर लेंगे और बेबी को इस तरह से होल्ड करके रखेंगे। इम्प्लांटेशन इस तरह से होता है, इंटरलॉकिंग हो जाती है, तो यहाँ पे एंडोमेट्रियम भी इस तरह से इंटरडिजिटेशन कर लेगी और ये हो गया इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो ट्रोफोब्लास्ट ने कोरियोनिक विलाई बनाई जो यूट्रस में एम्बेड होती है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमने पूरी पढ़ ली। ठीक है, इनर सेल मास या स्टेम सेल टोटिपोटेंट होती है और पूरा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेती है। अब ट्रोफोब्लास्ट जो है ये आपका, ये ट्रोफोब्लास्ट HCG हार्मोन सिक्रीट करता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ये क्या करता है, एक तो ये हार्मोन जो है HCG LH की तरह काम करता है, मतलब हमने कहा कि कॉर्पस ल्यूटियम 14 डेज ही रहता है क्योंकि LH उसे मेंटेन करता है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो ये जो HCG हार्मोन आएगा ये कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करना चालू कर देता है ताकि ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन सिक्रीट करता रहे और एंडोमेट्रियम मेंटेन रहे, टूटे नहीं, क्योंकि वहां पे बेबी का इम्प्लांट हो रखा है। और यही HCG जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स आती है उसमें इसी को रिकॉग्नाइज करके प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है कि पॉजिटिव नेगेटिव जो ग्रेविडेक्स टेस्ट है वो इसी के थ्रू होता है, यही हार्मोन डिटेक्ट किया जाता है उसमें। प्लेसेंटा की बात करें तो प्लेसेंटा क्या स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कनेक्शन है मदर और बेबी के बीच। जब बच्चा माँ की कोख में है तो सारी चीजों का जो ट्रांसपोर्ट है, एक्सचेंज है, एक्सक्रीशन है, सब कुछ न्यूट्रिशन डेवलपमेंट एक बच्चा अपनी मदर से लेता है थ्रू प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा में मदर का पार्ट जो है वो बनता है एंडोमेट्रियम से, फीटस वाला पार्ट होता है कोरियोन से, जो कोरियोनिक विलाई हमने बात की ट्रोफोब्लास्ट के जो इंटरडिजिटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बने। ठीक है, प्लेसेंटा एंडोक्राइन ग्लैंड का भी काम करता है क्योंकि ये बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करता है और न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, वेस्ट का रिमूवल ये सब प्लेसेंटा के थ्रू होता है। और प्लेसेंटा बच्चे का अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड प्लेसेंटा से कनेक्टेड होता है और प्लेसेंटा आगे मदर से कनेक्शन बनाता है। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड है जो प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। तो ये सारे हार्मोन्स है जो प्लेसेंटा सिक्रीट करता है, HCG है, HPL है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कोरियोनिक थायरोट्रोपिन जो थायराइड हार्मोन का रेगुलेशन करता है क्योंकि मदर का मेटाबॉलिज्म काफी तेज होता है। फिर कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन रिलैक्सिन का काम होता है जब पार्चुरेशन हो रहा है, जब बच्चे का जन्म होगा तो रिलैक्स करना, मदर के जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, बर्थ कैनाल है, प्यूबिक सिम्फाइसिस है, उन्हें रिलैक्स करना ताकि बच्चे का बर्थ जो है इजीली हो सके। रिलैक्सिन जो है प्लेसेंटा भी प्रोड्यूस करता है और ओवरी भी प्रोड्यूस करती है। प्रेगनेंसी क्या है ये हमने देख ही लिया, प्रेगनेंसी थ्रू आउट ये पीरियड जो पूरा पीरियड है प्रेगनेंसी का, ह्यूमंस में 9 मंथ का पीरियड होता है पूरा, और ये इसको क्या कहते हैं, पूरे 9 मंथ के पीरियड को जब तक बच्चा माँ की कोख में है इसको कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। ठीक है, जेस्टेशन पीरियड। और क्या ये हमने पढ़ लिया सारा चीजें, है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, कोरियोनिक विलाई विलुई सब हो गया। अब पूरी प्रेगनेंसी जो कि 9 मंथ की हमने कहा इसको 3 ट्राइमेस्टर में बांटा जाता है। ट्राइमेस्टर मतलब 3-3 महीनों के पीरियड में। तो शुरू के 3 महीने हुए आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मंथ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर अप टू 12 वीक्स। सेकंड ट्राइमेस्टर हो गया 4th, 5th, 6th मंथ। थर्ड ट्राइमेस्टर हो गया 7, 8, 9 मंथ। इसी तरह से पूरी 9 महीने की प्रेगनेंसी को 3 ट्राइमेस्टर्स में बांटा जाता है। ठीक है, और अब यहाँ डेवलपमेंट की बात करें, आपके एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें दी है कि कौन कौन से मंथ में बेबी में क्या क्या चेंजेस देखे जाते हैं। तो फर्स्ट मंथ में बेबी का हर्ट बनता है, सेकेंड मंथ में लिम्स एंड डिजिट बनती है, थर्ड मंथ में एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड मोस्ट ऑफ ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं, फिफ्थ मंथ में आपके हेयर अपीयर हो जाते हैं हेड पे, और फर्स्ट मूवमेंट ये या स्टार मार्क कर लेना, फर्स्ट मूवमेंट बेबी की फील होती है फिफ्थ मंथ में। सिक्स्थ मंथ में आई लैशेस बन जाते हैं, आई लिड सेपरेट हो जाते हैं, ऑल ओवर द बॉडी हेयर्स आ जाते हैं। ठीक है, देन आते हैं पार्चुरेशन पे। पूरे हमने बोल दिया 9 महीने के टाइम पीरियड को जेस्टेशन पीरियड कह दिया। पार्चुरेशन क्या है, जो पूरा प्रोसेस है, जैसे ही एक बच्चा पूरा बन चुका है, एंड ऑफ प्रेगनेंसी पे स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, है ना, जिससे बच्चे का डिलीवरी होगा, और इस प्रोसेस को कहते हैं पार्चुरेशन। अब पार्चुरेशन क्या है, यहाँ पे इस पे सवाल आते हैं। पार्चुरेशन एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, इसको स्टार मार्क कर लेना। कैसे स्टार्ट होता है, ये सिग्नल कहाँ से इनिशिएट होते हैं, इस पे स्टार मार्क कर लेना कि पार्चुरेशन का सिग्नल स्टार्ट कहाँ से हुआ, फ्रॉम डेवलपिंग फीटस। जब एक बच्चा फुल्ली डेवलप हो गया तो वहां से सिग्नल राइज होंगे, देन प्लेसेंटा से, और क्या होगा, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बनेगा। इसको एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में देखते हैं। फुल्ली डेवलप फीटस था, वो मदर की पिट्यूटरी को सिग्नल भेजेगा कि ममा मैं दुनिया में आने को तैयार हूँ, मुझे ले आओ इस जालिम
जालिम दुनिया में। मदर से की पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा जो कि एंडोमेट्रियम पे एक्ट करेगा, मायोमेट्रियम पे। कहाँ पे? यूट्राइन एंडोमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम पे। जो स्मूथ मसल्स है उनमें कॉन्ट्रैक्शन होंगे, स्ट्रॉन्ग वाइगरस कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुए, फिर से पिट्यूटरी को सिग्नल गया और ऑक्सीटोसिन आया और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन से फिर से सिग्नल जाएगा और ऑक्सीटोसिन और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन। इतने वाइगरस कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, अल्टीमेटली लास्ट में बच्चे का बर्थ हो जाता है। ये था पूरा पार्चुरेशन का प्रोसेस। अब आ जाते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर पे। यहाँ एक टर्म है एमनियोसेंटेंसिस। एमनियोसेंटेंसिस क्या? एक टेक्निक है जिसमें अगर बच्चा मदर के वूम में है तो उसकी एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल के उसके चारों तरफ जो एमनियोटिक कैविटी है वहां से एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला जाता है इंजेक्शन से, और उसके क्रोमोसोमल पैटर्न को देखा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर बच्चा एबनॉर्मल है, किसी तरह का कोई क्रोमोसोमल जेनेटिक डिजीज तो नहीं, तो क्रोमोसोमल मैपिंग करके देखा जाता है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है इस तरह से। लेकिन यहाँ पे लोगों ने मिसयूज करना चालू कर दिया था टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ फीटस। इस वजह से इसको पार्शियली बैन कर दिया गया है। कुछ सर्टेन कंडीशन में ही एमनियोसेंटेंसिस परफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है। फिर स्टेरिलाइजेशन क्या है? एक परमानेंट मेथड है बर्थ कंट्रोल का सर्जरी से। मेल के केस में वेसेक्टोमी, फीमेल के केस में ट्यूबेक्टोमी। कुछ टर्म्स है ये आपको ध्यान रखने हैं। आईयूसीडी, इसमें एमसीक्यू बहुत आते हैं इनकी फुल फॉर्म पे। इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। आरसीएच है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। एसटीडी में आती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सीडीआरआई सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ है? लखनऊ में है। और इन्होंने क्या बनाया था? एक नॉन स्टीरॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव जिसका नाम क्या था? सहेली, जो कि इंडिया में आपके चलती है काफी ज्यादा। एमएमआर है मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। एमटीपी है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे लेमन टर्म्स में अबॉर्शन कहा जाता है। ठीक है। और IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ZIFT है जाइगोट इंट्राफलोपियन ट्रांसफर। GIFT है गैमीट इंट्राफलोपियन ट्रांसफर। VD है वेनेरल डिजीज। RTI है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। PID है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। ART है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, जिसको हम आगे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल में बहुत सारे मेथड हैं। सबसे पहला है नेचुरल मेथड, मतलब कि बाहर से कुछ नहीं करना, नेचुरली कुछ ऐसा करना है कि ना कोई पिल ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन करे। नेचुरली किस तरह से प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जाता है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का मतलब है कि कोई कपल अगर सेक्सुअली एक्टिव है लेकिन वो बेबी कंसीव नहीं करना चाह रहा, तो उस प्रेगनेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसी को डिले करने के लिए, है ना, क्या मेथड्स यूज किए जाते हैं। तो नेचुरल में पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, मतलब कि फीमेल के ओव्यूलेशन के टाइम पे कोइटस को अवॉइड करना, कि ओव्यूलेशन के टाइम पे कोइटस नहीं करना। कोइटस इंटरप्टस मतलब कि जो मेल पार्टनर है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इजैक्यूलेट नहीं करे, विड्रॉल मेथड भी कहते हैं इसे। एक है आपका लैक्टेशनल एमेनेरिया, मतलब कि जब फीमेल, जब एक बच्चे का बर्थ होता है, आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी अप टू 6 मंथ्स तक एक फीमेल में क्या होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन का अच्छा खासा अमाउंट रहता है, क्योंकि मदर में मिल्क सिंथेसिस हो रहा है बच्चे के लिए। तो उस टाइम पे फीमेल में प्रोलैक्टिन की वजह से यहाँ पे एमेनेरिया रहता है, मेंसेस नहीं आते। तो इस टाइम पे क्या होता है? कंसीव करने के चांसेस ऑलमोस्ट नील होते हैं, लेकिन फेलियर रेट भी ज्यादा है। बैरियर मेथड में है कि एक फिजिकल बैरियर लगा दिया स्पर्म एंड ओवा के बीच में, जिसमें कॉन्डम्स है, डायफ्राम है, सर्वाइकल कैप है एंड वॉल्ट्स होते हैं। ये डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, वॉल्ट्स ये सर्विक्स को कवर करते हैं, और ये क्या करते हैं? आपके फीमेल्स में यूज होते हैं, रीयूजेबल है। लेकिन कॉन्डम्स जो है मेल्स में है, ये डिस्पोजेबल होते हैं, सिंगल यूज होते हैं। वैसे ही फीमेल में फेमी शील्ड, फीमेल कॉन्डम्स भी आते हैं फेमी शील्ड नाम से। ठीक है। तो ये सारे बैरियर मेथड, और कॉन्डम और ये फेमी शील्ड, इनका सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि दे प्रिवेंट STD, है ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को प्रिवेंट करते हैं। इंट्रायूट्राइन डिवाइस में आपके आते हैं नॉन मेडिकेटेड में लिपेज लूप। ये कुछ इस तरह के एस शेप लूप होते हैं जो इंसर्ट किए जाते हैं। ये लिपेज लूप क्या करता है? ये आपके मैक्रोफेजेस को अट्रैक्ट करता है, जो कि आपके स्पर्म के फैगोसाइटोसिस कर देते हैं, स्पर्म को डिस्ट्रॉय कर देती है। कॉपर रिलीजिंग में है कॉपर टी, मल्टीलोड 375। कॉपर क्या करता है? स्पर्म्स की मोटिलिटी को सप्रेस कर देता है। हार्मोन रिलीजिंग में LNG20 एंड प्रोजेस्टासर्ट आ जाता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में है पिल्स आती है सहेली, माला डी, स्मॉल डोजेज ऑफ इधर प्रोजेस्ट्रॉन ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। अब ये जितने भी केमिकल सब्सटेंस होते हैं उनमें प्रोजेस्ट्रॉन या प्रोजेस्ट्रॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन ही यूज किया जाता है।
इंजेक्शन में प्रोजेस्टेरोन लगते हैं इन एवरी 3 मंथ्स। इम्प्लांट में भी क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन के इम्प्लांट्स लगते हैं बिलो द स्किन, और इसका एग्जाम्पल है नॉर प्लांट। ये इम्प्लांट का एग्जाम्पल है ना, इम्प्लांट किए जाते हैं स्किन के अंदर। इमरजेंसी पिल्स में अगर किसी कपल ने मतलब अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कोइटस कर लिया है तो उस केस में प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए इन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज किया जाता है। कब? 72 आवर्स ऑफ कोइटस में, है ना, इंटरकोर्स के 72 आवर्स में इन पिल्स को कंज्यूम किया जाता है, जिसमें आई पिल एंड अनवांटेड 72 आती है। सर्जिकल मेथड में दो हैं, ट्यूबेक्टोमी में फीमेल्स। इसमें क्या किया जाता है, जो फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट है, फेलोपियन ट्यूब जो है इसको क्या किया जाता है, कट करके टाई कर देते हैं, जिससे क्या होगा, ओवा और स्पर्म मिल नहीं पाएंगे। बीच में बैरियर आ गया फेलोपियन ट्यूब में, तो स्पर्म आके ओवा से मिलता है, कट लग गया तो दोनों मिल ही नहीं पाएंगे, ओवा बनेगा लेकिन कभी मिल नहीं पाएगा। वैसेक्टोमी में क्या होता है, वास डिफरेंस को कट करके टाई किया जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा, इजैकुलेशन तो होगा लेकिन उसमें स्पर्म्स नहीं आएंगे क्योंकि वास डिफरेंस कट कर दिया है। स्पर्मेटोजेनेसिस तो होगा लेकिन स्पर्म्स नहीं आएंगे इजैकुलेशन में। MTP क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, वॉलेंट्री या इंटेंशनल अबॉर्शन, है ना, परफॉर्म किया है जब बच्चा फुल्ली डेवलप नहीं हुआ। लेकिन ये सेफ कब होता है, अबॉर्शन सेफ होता है अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। अगर 12 वीक तक ही अबॉर्शन किया है तो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर, एक डॉक्टर की, मेडिकल प्रैक्टिशनर की परमिशन चाहिए। लेकिन अगर आफ्टर 12 वीक्स MTP परफॉर्म कर रहे हैं तो दो मेडिकल सुपरविजन, दो मेडिकल प्रोफेशनल्स की परमिशन चाहिए होती है। ठीक है, MTP को लीगलाइज किया ताकि फीमेल फिटिसाइड ना हो। ये कुछ सर्टेन केसेस में MTP परफॉर्म किया जाता है, तो वो क्या है, अनवांटेड प्रेगनेंसीज के केस में MTP कर सकते हैं, या जो बच्चा है वो कंजेनाइटली एबनॉर्मल है, कोई डिजीज है, एबनॉर्मल बच्चा है, या कॉन्ट्रासेप्टिव के फेलियर से, या रेप केसेस में, इनमें MTP परफॉर्म किया जाता है। और एक यहाँ पे मैंने जो एमनियो सेंटेंसेस बताया था इसको परफॉर्म करते हैं 13 to 14th वीक में, है ना, एमनियो सेंटेंसेस इस टाइम पे परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं STDs पे। STDs में दो हैं आपकी बैक्टीरियल, यहाँ पे गोनोरिया और सिफिलिस। ठीक है, गोनोरिया में क्या होता है, पेनफुल यूरिनेशन, पेन अराउंड यूरेथ्रा। सिफिलिस में है इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, पेन इन यूरिनोजेनाइटल डक्ट। हर्पीज का वायरस होता है, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। इसमें क्या होता है, रेडिश अल्सर बन जाते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया पे और वेजाइनल डिस्चार्ज। वॉट्स जो है ये भी वायरस करता है। इसमें क्या होता है, वॉट्स बन जाते हैं, बड़े बड़े मास लंप्स बन जाते हैं, मास ऑफ टिश्यू के, है ना, वार्ड्स बन जाते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया में, वेजाइना, सर्विक्स पे। ठीक है, अब इनफर्टिलिटी पे आते हैं। इनफर्टिलिटी मतलब कि एक जो कोई भी कपल है वो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करने के बाद भी अप टू, अगर हम बात करें 2 years NCERT के हिसाब से चले, 2 साल तक भी अगर कोई अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर रहा है और फिर भी वो कपल कंसीव नहीं कर पा रहा, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, दैट मीन्स वो इनफर्टाइल है। रीजन हो सकते हैं फिजिकल, कॉन्जेनाइटल डिजीज, कोई ड्रग या कोई इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन। तो ऐसे कपल्स को हम ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज की हेल्प से हेल्प करते हैं ताकि वो कंसीव कर पाए। IVF आता है सबसे पहले। इसमें क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन बाहर कराया, लैब में स्पर्म लिया, ओवा लिया, चाहे वो उस कपल का भी हो सकता है, या अगर कपल नहीं है उसमें हेल्दी ओवा स्पर्म, तो किसी डोनर से लेके लैब में फ्यूज कराते हैं, जाइगोट बनाते हैं, फिर उसको ट्रांसफर कर देते हैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, इसमें क्या किया, ओवा लिया या वाइफ से या डोनर से, स्पर्म लिया हस्बैंड से या डोनर से, जो भी मतलब कि आप जो भी कन्वीनियंट होगा, है ना, अगर हस्बैंड का हेल्दी है तो वहां से, वरना डोनर से, तो उनको फ्यूज कराया लैब में, और फिर उसके बाद या तो ZIFT करते हैं या IUT। ZIFT में क्या करते हैं, जाइगोट जो अर्ली एम्ब्रियोनिक, अगर जाइगोट आपका अप टू 8 ब्लास्टोम ईयर का है, अप टू 8 ब्लास्टोम ईयर का है, तो इसको क्या करते हैं, फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं, है ना, तो ये हो गई ZIFT। और IUT में अगर ये मोर देन 8 ब्लास्टोम ईयर का है तो इसको सीधा यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं, IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर एम्ब्रियो को, है ना, लैब में फ्यूज कराया,
अगर 8 ब्लास्टोमियर 8 ब्लास्टोमियर तक है तो उसको फेलोपियन ट्यूब में, अगर उससे ज्यादा है तो यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया। देन हम आ जाते हैं गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या करते हैं कि जो फीमेल है उसमें ओवा नहीं बन पा रहा है लेकिन वो प्रेगनेंसी के लिए सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकती है, तो इस केस में क्या करेंगे, ओवा को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे डोनर से, दूसरे फीमेल से, किसी डोनर से, और उस फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में ओवा ट्रांसफर कर देंगे, है ना। ओवा ट्रांसफर हुआ, देन वो जब इंटरकोर्स करेगी, फ्यूज हुआ, जायगोट बना और प्रेगनेंसी हो गई। क्योंकि वो सपोर्ट कर सकती है, यूट्रस फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जायगोट जब बनेगा तो इम्प्लांट तो हो ही जाएगा। प्रॉब्लम तो ओवा की है यहाँ। फिर एक है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या किया जाता है, स्पर्म को डायरेक्टली ओवा के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं और जो एम्ब्रियो बना लेबोरेटरी में उसको आगे ट्रांसफर कर देंगे ZIFT से या इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर से। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या करते हैं, अगर जो मेल पार्टनर है उसके स्पर्म्स हेल्दी नहीं है या मेल पार्टनर प्रॉपर्ली इंसेमिनेट नहीं कर पा रहे, तो या तो क्या करते हैं, स्पर्म काउंट लो है मेल में, तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, जो या तो हस्बैंड का स्पर्म लेके उसे कंसंट्रेट कराते हैं, या मतलब कि अगर हेल्दी स्पर्म है, या फिर किसी डोनर का स्पर्म लेते हैं और आर्टिफिशियली फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में उसे इंट्रोड्यूस करा देते हैं। फीमेल में तो ओवा बन रहा है, स्पर्म हमने इंट्रोड्यूस करा दी, आगे जाके स्पर्म ओवा से फ्यूज होगा, जायगोट बनेगा, अल्टीमेटली हो गई प्रेगनेंसी। तो इसी के साथ दोनों चैप्टर को खत्म करते हैं। अब अगले सेशन में हम इसी दोनों चैप्टर के प्रैक्टिस सेशन रखेंगे, सारे क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो अब ये चैप्टर मैंने डिटेल में लाइन बाय लाइन आपको पढ़ा दिया, इसके बाद आप NCERT रीड करो, अच्छे से NCERT पढ़ो, कोई डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी, एंड बाकी आप मुझे बता सकते हैं कि जो भी आपको समझ नहीं आया, किसी भी तरह कोई डाउट है, क्लियर कर लो। नेक्स्ट सेशन में हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तब तक अपनी NCERT अच्छे से कवर कर लो। गुड लक, मिलते हैं अगली क्लास में।